शख्स अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, डरो मत, अब तुम लोग उस साए से सुरक्षित हो। उनकी बात सुनते ही वो तीनों हैरान रह जाते हैं। तो विवेक हैरानी से उन्हें देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता हमारे पीछे एक साया था? वो शख्स विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, बस मुस्कुरा देते हैं। विवेक हैरान होकर सुहानी और निशा की तरफ देखता है। उन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने बैठे हुए वो व्यक्ति कौन है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुहानी उनसे कहती है, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं जो चीज हमारे पीछे थी वो क्या है? बाबा शांत भाव से कहते हैं, वो एक अतृप्त आत्मा है। अतृप्त आत्मा? निशा कंफ्यूज होकर कहती है। बाबा उन्हें समझाते हैं, हाँ, अतृप्त आत्मा। मृत्यु के बाद आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं जिनका कर्म और कर्म फल शेष रहता है ना, वो इसी धरती पर किसी ना किसी रूप में भटकती रहती हैं। ये उन्हीं में से एक आत्मा है। सुहानी आगे कहती है, लेकिन बाबा, वो साया लोगों को क्यों मार रहा है? बाबा सहजता से सुहानी, निशा और विवेक को देखकर कहते हैं, क्योंकि इससे उसे शक्ति मिलती है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, लेकिन बाबा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये न जाने कितने लोगों को मार देगा। कल रात ही इसने हमारे कॉलेज के एक लड़के को भी मार दिया। सुहानी की बातें सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। ये अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की जान लेता है। विवेक फौरन बोल पड़ता है, बाबा, क्या आप विशिंग वेल के बारे में जानते हैं? विवेक का सवाल सुनकर बाबा के चेहरे की वो मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो अपना सर हिला देते हैं। सुहानी, निशा और विवेक उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। सुहानी, निशा और विवेक बाबा को उत्सुकता से देख रहे थे। बाबा आगे कहते हैं, उस कुएं को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लोभ देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर सुहानी, निशा और विवेक समझ जाते हैं कि बाबा उस साए और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सुहानी आगे कहती है, बाबा, क्या आप हमें उस विशिंग वेल, मतलब कि उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं? बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। आज से 200 साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को रोक नहीं पा रहे थे, तो गांव के कुछ लोग मिलकर मेरे गुरुदेव के पास हिमालय आए थे। गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की कि वो इस आत्मा को अपने वश में करें। मेरे गुरुदेव ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर लिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया था। बाबा की बात खत्म होते ही निशा उत्सुकता से कहती है, फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? बाबा जवाब देते हैं, मैंने सुना है कि कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया। सुहानी आगे कहती है, बाबा, क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद नहीं कर सकते? बाबा शांत भाव से जवाब देते हैं, मैं उसे कैद करने में सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं है। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा होगा, लेकिन वो उपाय मैं नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से कहती है, बाबा, उस आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? बाबा कहते हैं, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। कुछ देर रुककर बाबा आगे कहते हैं, मैं
तुम्हें उस आत्मा को कैद करने का मार्ग बता सकता हूँ। ये सुनकर तीनों उत्सुकता से बाबा को देखने लगते हैं। बाबा कहते हैं, उस आत्मा को शक्ति एक श्रापित मनुष्य से मिलती है। केवल वही मनुष्य उस आत्मा को कैद या मुक्त कर सकता है। सुहानी को बाबा की कही बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन बाबा, हम उस श्रापित इंसान को कैसे ढूंढेंगे और क्या वो उस आत्मा को मुक्त करेगा? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये संसार ऐसे हजारों रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ सवालों का जवाब मनुष्य को स्वयं ही ढूंढना होता है। बाबा उस पत्थर से उठते हुए कहते हैं, बच्चों, अब मेरे जाने का समय हो गया है। फिर बाबा उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहते हैं, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई बुरा साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक बाबा को जाते हुए देखते रह जाते हैं। उन्हें जाते देखकर विवेक कहता है, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल हैं। उनसे थोड़ी विभूति और मांग लेनी चाहिए थी। निशा भी बाबा को देखते हुए कहती है, क्यों? विवेक उसे ताना मारते हुए कहता है, अरे ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तो हम विभूति लगा कर आए। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तो तुम दोनों ने हमें उस साय का डिनर बना ही दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज आती। 3 दिनों तक कैसे आती? सुहानी ने उलझन में विवेक से पूछा। विवेक काफी स्मार्टली जवाब देता है, सुहानी, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी 1 दिन आती है। अगर 3 लोग मरते तो 3 दिन आती ना। निशा विवेक से इरिटेट होकर कहती है, सुहानी, इसकी बात मत सुन। उस साय को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। रोड पर चलते हुए विवेक कहता है, अरे मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ। ये विभूति मेरे माथे से नहीं मिटनी चाहिए। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, हाँ, वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है। इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में नहीं मिलता है। अगली सुबह कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। शिमला की ठंड में सूरज की पहली किरण का मजा ही कुछ और था। वो तीनों इस वक्त वही एंजॉय कर रहे थे जब हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, तो हिमालय की सफेद पहाड़ियां सुनहरी दिखाई दे रही थीं। निशा अपने दोस्तों से कहती है, यार यकीन ही नहीं हो रहा, उस साय के बारे में जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच है। और इतना ही नहीं, कल उस साय से हमारा सामना भी हुआ था और हम बच भी गए। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला यार। सुहानी सीरियस होकर कहती है, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वही थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। विवेक इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था, तो निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, विवेक, तुम कहाँ खोए हुए हो? विवेक काफी सीरियस होकर कहता है, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं आई है। निशा और सुहानी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? विवेक इस बार हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर निशा विवेक को चिढ़ाते हुए कहती है, विवेक, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, कल रात उस साय के सामने हंसी कहाँ चली गई थी? फिर निशा सुहानी को देखकर आगे कहती है, सुहानी, तूने देखा था ना, कल रात डर के मारे इसका चेहरा देखने लायक था।
विवेक निशा की बातों को काटते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, शायद तुम ये भूल रही हो कि कल रात सुहानी को उस साए से मैंने बचाया था। विवेक के ऐसा कहते ही सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, विवेक, तुमने उस साए पर क्या फेंका था जिससे कि उस साए की पकड़ मुझ पर छूट गई? विवेक उदास होकर कहता है, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो जाती है और विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख देती है। ये देखकर सुहानी कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों उदास क्यों हो गए? निशा सुहानी से कहती है, वो विवेक के मॉम एंड डैड इस दुनिया में नहीं है। सुहानी भी उदास होकर विवेक से कहती है, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साए का सामना करने के बाद भी जिंदा हैं। विवेक की बात से निशा और सुहानी सहमत होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कॉलेज शुरू हुए 5 महीने हो गए थे। दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में स्नोफॉल होती है। इस हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर फैल गई थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप पर ले जाया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए जाने वाले थे। सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो तीनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। तब विवेक उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने अपनी पैकिंग कर ली? निशा जवाब देती है, अरे वो तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही कर ली थी। क्यों सुहानी? निशा सुहानी को देखती है, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? सुहानी कहती है, यार 5 महीने हो गए हैं और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए हैं। हम तो अब तक पद्मिनी पर ही अटके हैं। विवेक झट से कहता है, अरे उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अरे वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या? निशा भी सीरियस होकर कहती है, यार हमने कितनी कोशिश कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बूढ़े इंसान से बात कर ली। यार मैंने तो उस खूसट आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटे झेला है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? विवेक कुछ सोचकर कहता है, अभी से छोड़ देते हैं, कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अरे वहां से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी ये रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। सुहानी मायूस होकर अपना सर हिला देती है। अगली सुबह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए मनाली निकल जाते हैं। सुबह का वक्त था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। ड्राइवर बहुत कम स्पीड में और केयरफुली बस चला रहा था। वो बस पहाड़ी और खाई के किनारे पर चल रही थी। हरियाली से भरा वहां का नजारा जितना खूबसूरत था, उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ड्राइवर से कहकर बस रुकवा देते हैं। वो इस खूबसूरत नजारे की तस्वीरें लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस रोकनी पड़ती है और सभी स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर जाते हैं। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आती है और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस बस के अंदर आ जाते हैं, सिवाय सुहानी के। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा आसपास देखती है तो उसे सुहानी नहीं दिखती। निशा सामने बैठे विवेक से कहती है, विवेक, सुहानी अभी बस में नहीं चढ़ी है। विवेक कहता है, अरे रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। विवेक बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी बस में हलचल होने लगती है और विवेक के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उस हलचल से बस में बैठे सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वहीं सुहानी को भी जमीन कांपती हुई महसूस होती है। वो समझ जाती है कि वहाँ भूकंप आया है।
वो फौरन बस की तरफ देखती है। सुहानी बस की तरफ बढ़ने ही वाली होती है, तभी एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा सुहानी की तरफ तेजी से आता है। सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या है श्रापित कुएं और उस श्रापित इंसान का राज? क्या सुहानी खुद को बचा पाएगी या यहीं तक था उसका सफर? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। लेकिन ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। उसके पास निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ रही थीं। सुहानी बुरी तरह से घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर देखती है। पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर सुहानी की तरफ तेजी से आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। वो पत्थर आगे बढ़ते हुए सुहानी के नजदीक आ जाता है। सुहानी को अब यकीन हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली है। डरकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई सुहानी को कमर से पकड़कर खींच लेता है और उस पत्थर के आगे बढ़ने की आवाज भी बंद हो जाती है। कुछ देर तक जब सुहानी को कोई चोट नहीं लगती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त वो युवराज की बाहों में थी और वो पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था। युवराज ने पत्थर पर हाथ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक हाथ से उस पत्थर को रोक दिया हो। युवराज एक हाथ से उस बड़े चट्टान को कैसे रोक सकता है? वो अचानक से सुहानी के पास कैसे आ गया? सुहानी आंखें फाड़कर युवराज को देखती है और कहती है, युवराज सर। युवराज की नजरें भी सुहानी पर थीं और उसने अभी भी अपने एक हाथ से अपने से 3 गुना बड़े पत्थर को रोक कर रखा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। साथ ही पहाड़ी से लगातार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं। युवराज उस बड़ी सी चट्टान से अपना हाथ हटा लेता है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, और आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी युवराज से कोई सवाल नहीं करती और उसके पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि कुछ दूर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज नीचे आ रही चट्टानों से बचते हुए कार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आती है और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में गिर जाती है। युवराज की कार भी चट्टान के साथ नीचे खाई में चली जाती है। ये देखकर युवराज और सुहानी शॉक्ड रह जाते हैं। युवराज बिना देरी किए अपने आसपास देखता है और अपना रास्ता बदल लेता है। पहाड़ी के किनारे एक जंगल में चला जाता है। लैंडस्लाइड के वक्त युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था। उसे एहसास नहीं हुआ कि सुहानी को बचाते हुए वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच जाते हैं, लेकिन हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो जाते हैं। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था। सुहानी अपने आसपास देखते हुए कहती है, युवराज सर, यहाँ से बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा? युवराज आगे बढ़ते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं पता। सुहानी चौंक जाती है और कहती है, नहीं पता मतलब? युवराज कहता है, मैं उन पत्थरों से बचने के लिए जंगल के अंदर आ गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर सुहानी परेशान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब हम यहाँ खो गए हैं? युवराज जवाब देता है, तुम ऐसा कह सकती हो। अब तक सुहानी को लग रहा था कि युवराज इस जंगल को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो यहाँ आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुहानी फिर से अपने चारों तरफ देखती है।
वहाँ उसके आसपास घना जंगल और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सुहानी का एक हाथ युवराज ने पकड़ा हुआ था और वो आगे बढ़ रहा था। सुहानी डरकर अपने दूसरे हाथ से युवराज के उसी हाथ को जोर से पकड़ लेती है। वो घबराते हुए कहती है, मैंने सुना है हिमालय के जंगल बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जहाँ इस वक्त हम हैं वो जंगली भेड़ियों का एरिया है। सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है, फिर कहती है, अगर वो यहाँ आ गए तो? युवराज कहता है, तुम उनका लंच बन जाओगी। युवराज जानबूझकर सुहानी को डरा रहा था। सुहानी परेशान होकर कहती है, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना है। युवराज कहता है, अगर तुम इसी तरह बात करती रही तो भेड़िए तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाएंगे। सुहानी डरकर खामोश हो जाती है और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही सवाल चल रहा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। काफी देर तक सुहानी उस सवाल के बारे में सोचती रहती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो युवराज से सवाल कर लेती है, युवराज सर, आपने उस पत्थर को कैसे रोका? युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। वो जानता था कि सुहानी ये सवाल जरूर करेगी। युवराज जवाब देता है, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे हुए दूसरे पत्थर से टकराकर रुक गया। उसी वक्त मैंने अपना हाथ आगे किया था, इसलिए तुम्हें लगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका है। सुहानी को युवराज की बातें सही लगती हैं। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक इंसान अपने एक हाथ से इतनी बड़ी चट्टान को रोक सकता है। वो आगे कोई सवाल नहीं करती। रात हो गई थी। युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में नेटवर्क था। रात होते होते जंगल और भी भयानक दिखने लगा था। अब वहाँ भेड़िए और उल्लू की आवाज भी आने लगी थी। सुहानी काफी डरी हुई थी, लेकिन भेड़ियों के आ जाने के डर से कुछ कह नहीं रही थी। युवराज ये जानता था और उसे सुहानी की हालत पर हंसी भी आ रही थी। दिन भर चलते हुए सुहानी अब बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रोशनी दिखती है। सुहानी उस तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, युवराज सर, वो देखिए, वहाँ से लाइट आ रही है। युवराज उस तरफ देखते हुए कहता है, लगता है ये कोई गांव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें रुकने के लिए वहाँ कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत ठीक नहीं थी। सुहानी की सेफ्टी के लिए उन्हें रात किसी सेफ जगह पर रुकना था। युवराज सुहानी के साथ उस गांव की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों गांव के अंदर आ जाते हैं। वो गांव बिल्कुल सुनसान था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ सारे घर छप्पर वाले थे और कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। सारे घर एक दूसरे से काफी दूर थे। साथ ही उन घरों के बाहर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से कहती है, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उन घरों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते जाता है। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बुजुर्ग बाहर निकलते हैं। युवराज उस बुजुर्ग से कहता है, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं। काफी रात हो गई है, क्या हमें रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी? वो बुजुर्ग उन दोनों को बड़े गौर से देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? बाबा की बात सुनकर सुहानी को हंसी आ जाती है। वो बाबा को ना में जवाब देने ही वाली होती है। तभी युवराज कहता है,
हाँ, ये मेरी पत्नी है। युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक जाती है और हैरानी से युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर था। अंदर आकर युवराज और सुहानी देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी, जो अजीब सी नजरों से युवराज और सुहानी को देख रही थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये मेरी पत्नी है। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, कौन है ये दोनों? बाबा जवाब देते हैं, ये पति पत्नी है, रास्ता भटक गए हैं। इन्हें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कहती है, अच्छा किया। वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए कहती है, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत खतरा है। सुहानी और युवराज हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कोई बिना किसी को जाने पहचाने उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए देती हैं और वो खाना खाते हैं। बाबा उन दोनों से कहते हैं, बेटा, तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज कुछ कह पाता इससे पहले सुहानी कहती है, बाबा, इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहानी। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते रुक जाती है। वो आगे कहती है, हम दोनों शिमला से आए हैं। सुहानी के मुंह से शिमला का नाम सुनकर बाबा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों शिमला से आए हो? सुहानी कहती है, हाँ बाबा, लेकिन आप इतना हैरान क्यों लग रहे हो? बाबा क्यूरियस होकर सुहानी से कहते हैं, क्या वहाँ वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा के ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक जाते हैं और हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा, आप उस साई के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा कहते हैं, मैंने बचपन में उसकी कहानियां सुनी है। मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, बाबा, क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकती हैं? बाबा सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पूरी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने वो कहानियां सुनी हैं। सुहानी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था जैसे वो इन सब के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। बाबा आगे कहते हैं, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला एक गांव की तरह था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। मेरे दादा ने बताया था कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गईं। युवराज बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं है। सुहानी आगे कहती है, बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? बाबा
इस सवाल का जवाब दे ही रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी बाबा को डांटते हुए कहती है, अरे चुप हो जाइए, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेतों की बातें कौन करता है? बच्चे को डराइए मत। अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो जाते हैं। सुहानी भी ये सोचकर चुप हो जाती है कि कल वो बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में जानना था, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं करता। कुछ देर में सुहानी और युवराज अपना खाना खत्म कर लेते हैं। उन्हें सोने के लिए एक कमरा दिया जाता है। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहाँ उन दोनों के सोने के लिए 2 छोटी छोटी खाट रखी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में फैली थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या युवराज ने सच में उस पत्थर को रोक रखा था या कोई और बात थी? क्यों युवराज सुहानी को हर मुसीबत से बचाने के लिए पहुंच जाता है? क्या है युवराज का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।